तो दोस्तों एमका प्रोग्राम की जब भी समीक्षा की जाती है तो उस समय आपको टर्की के कान फाइटर जेट और साथ ही साउथ कोरिया के KF-21 का जिक्र जरूर मिलेगा। और ये बताया जाता है कि देखिए एमका अपने काउंटर पार्ट्स की तुलना में काफी ज्यादा पीछे चल रहा है। यानी एमका परियोजना भी ऑलमोस्ट तभी शुरू हुई थी, थोड़ा बहुत ही समय आगे पीछे था, लेकिन इसके बावजूद टर्की के कान फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट कर ली गई है। और अगर बात की जाए स्पेशली साउथ कोरिया के KF-21 की, तो वो तो अब प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंचने वाला है। तो कहा जा सकता है कि एमका प्रोग्राम इन सब की तुलना में काफी पीछे है, क्योंकि एमका की बात की जाए तो रिसेंटली ही उस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है और उसके लिए फंड आवंटित किए हैं। अभी आगे 3 सालों का और समय लगेगा, तब जाकर इसका पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार होगा, तब जाकर कहीं वो सारी प्रोसेस की जाएगी जो कि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्या बात एक्चुअली इतनी ही सिंपल है? क्या एक्चुअली साउथ कोरिया का KF-21 और टर्की का कान फाइटर जेट हमारे एमका से आगे है? तो उसको लेकर एक बहुत ही अच्छा विश्लेषण निकल कर आया है जो आज आपको जानना जरूरी है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि जब भारत द्वारा एमका परियोजना की शुरुआत की गई उसी समय से हमारी जितनी भी फ्रेंडली कंट्रीज थी उन सभी की तरफ से भारत को ढेरों ऑफर्स आए और अलग अलग दुनिया की नामची कंपनियों द्वारा भारत को उस प्रोजेक्ट में सहयोग करने की बात कही गई। अमेरिका की कंपनियां ले लीजिए, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इसके अतिरिक्त जापान वगैरह हो गया, लगभग सभी देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा सहयोग करने की बात कही गई। लेकिन अभी तक भारत द्वारा किसी भी बाहरी कंपनी की मदद इसमें नहीं मांगी गई। सिर्फ वही पार्ट्स हम लोग एक्वायर करने जा रहे हैं जो एक्चुअली भारत में अभी तक नहीं तैयार किए जाते, जिसमें इंजन है, इजेक्शन सीट वगैरह है। बाकी भारत का लक्ष्य ये है कि 70% तक एमका का इंडिजिनाइजेशन किया जाए और उससे घरेलू लेवल पर ही तैयार किया जाए। इसके कुछ फायदे हैं। एक फायदा तो ये कि दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता आपकी समाप्त हो सकती है। आपके प्रोजेक्ट कभी भी इन लोगों की वजह से डिले नहीं हो सकते। अगर ये दुर्भावना से डिले करना चाहें तब भी डिले नहीं हो सकता, क्योंकि वो सारी चीजें आपके पास मौजूद है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपके फाइटर जेट की सीक्रेसी इन सब चीजों की वजह से ताक पर लगी रहती है। दूसरे देशों के अगर ज्यादा सब सिस्टम्स आप इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपके प्रोजेक्ट के अंदर ताक झाक की जा सकती है, लेकिन एमका के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंजन और रिजेक्शन सीट जैसे 2 बड़े उपकरणों का इस्तेमाल कर लेना ये आपके फाइटर जेट की सीक्रेसी को कहीं पर भी सेक्रिफाई नहीं होने देते। जो मेन चीजें हैं, जो सेंसर्स हैं, रडार्स हैं या बाकी के एवियोनिक्स वगैरह हैं जो कि एक्चुअली आपके फाइटर जेट की सीक्रेसी दूसरे देशों तक प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो चीजें हमारी डोमेस्टिकली डेवलप की गई होंगी। जबकि अगर बात की जाए स्पेशली साउथ कोरिया की और टर्की की, तो इन लोगों ने बहुत बड़े स्केल पर दूसरे देशों से अलग अलग सब सिस्टम्स लेकर उनका इस्तेमाल किया है। आगे समीक्षा करते हुए एक्सपर्ट्स द्वारा ये कहा गया है कि टर्की का कान फाइटर जेट हो या फिर साउथ कोरिया का KF-21 हो, ये अमेरिकन कंपनियों के ऊपर बहुत बड़े स्केल पर निर्भर है, जिसमें अमेरिका की रेथियन, नॉर्थरोप गुमन, इसके अलावा BAE सिस्टम और भी अमेरिकन कई सारी छोटी बड़ी कंपनियों के ऊपर इन दोनों ही देशों के फाइटर जेट के प्रोग्राम निर्भर करते हैं। इवन दक्षिण कोरिया की अगर बात की जाए तो उसके फाइटर जेट में 2 महत्वपूर्ण चीजें अभी भी मिसिंग है। एक हो गया इंटरनल वेपन बे और दूसरा हो गया स्टेल्थ कोटिंग। ये दोनों ही चीजें उसके ऊपर नहीं है। तो कहा जा सकता है कि जो साउथ कोरिया का KF-21 फाइटर जेट है उसे आप एमका से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर फिर भी कंपेयर किया जाए तो वो टेड BF की तरह एक फाइटर जेट होगा, या जो हमारा एक कॉन्सेप्ट था ओरका प्रोजेक्ट का, कुछ उसी तरह का फाइटर जेट होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त टर्की के फाइटर जेट की कुछ और बातें जानी जाए तो वैसे तो कई सारे सब सिस्टम्स के लिए वो अमेरिका के ऊपर निर्भर है, लेकिन जो रिसेंटली उन लोगों ने फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करवाया उसके अंदर भी कई सारे महत्वपूर्ण सेंसर्स मिसिंग थे और बिना सेंसर्स के ही उसने उड़ान भरी है। तो कहने का मतलब एक ढांचा था जिसके अंदर इंजन को आपने इंटीग्रेट करके उड़ान परीक्षणों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीजों को इंटीग्रेट करके आपने एक फाइटर जेट तैयार करके उसे उड़ाकर दिखा दिया। लेकिन अगर भारत के एमका की बात की जाए तो इन सारी टेक्नोलॉजीज को लेकर हम लोगों ने बिल्कुल भी सेक्रिफाई नहीं किया है और सभी को इंडिजिनियसली डेवलप किया जा रहा है, उन्हें मैच्योर किया जा रहा है। तो थोड़ा बहुत समय इनसे ज्यादा जरूर लग सकता है। इसके अतिरिक्त जो चीजों की एक्चुअली कमी है, जिसमें हम लोग इजेक्शन सीट और इंजन को शामिल कर सकते हैं, उनके ऊपर भी प्रगति लगातार होती जा रही है। और जब एमका मार्क 2 के प्रोडक्शन की बारी आएगी तब तक हम लोग इन सारी चीजों को भी हासिल कर चुके होंगे। उस समय तक 100% ये फाइटर जेट भारतीय टेक्नोलॉजी के आधार पर ही बना हुआ होगा, जिससे किसी भी तरह से हमारा डेटा लीक वगैरह नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा वो फैक्टर जो कि सबसे ज्यादा भारत की तरफ टिल्ट करता है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, और वो है इसके लिए जरूरी वेपन पैकेज। क्या टर्की और साउथ कोरिया अपने फाइटर जेट के तैयार हो जाने से पहले तक अस्त्रा मार्क 3 जैसी मिसाइल को डेवलप कर पाएंगे?
या फिर ब्रह्मोस एनजी की तरह मिसाइल को तैयार कर पाएंगे, या फिर रुद्रम फैमिली की बाकी सारी मिसाइलें तैयार कर पाएंगे? शायद नहीं। और यह बताने की आवश्यकता तो नहीं है कि किसी भी फाइटर जेट के लिए एक सुसज्जित वेपन पैकेज कितना ज्यादा अनिवार्य होता है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी बनकर तैयार होगा एमका के प्रोडक्शन से पहले पहले। एंड थोड़ा सा और फ्यूचरिस्टिक अगर हुआ जाए तो हम लोग डायरेक्ट एनर्जी वेपन के ऊपर भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो संभवतः हमारे फाइटर जेट के अंदर इस तरह के मॉडर्न वेपन्स भी इन देशों की तुलना में काफी ज्यादा जल्दी इंटीग्रेट करवा दिए जाएंगे। तो इस बढ़त को भी समीक्षा में काउंट करना चाहिए था। हालांकि फिर भी इन सारी चीजों से ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी डिले नहीं हुआ है। लेकिन अगर डिले हुआ भी है तो वो कंसिडर किया जा सकता है, उसके पीछे कुछ वैलिड कारण जरूर थे।